नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। शुरू करते हैं चक्रव्यूह और देखते हैं कि आज कौन सी कहानियां आपने पसंद की। भूकंप से बचाएगा फोन, नई तकनीक कैसे अलर्ट कर देगी आपको। इस खबर को 18% लोग देखना चाहते हैं। दूसरी खबर, वेनेजुला में जलजला, भारत कितना तैयार। इस खबर को देखने के लिए 25% लोगों ने अपना वोट दिया है। तो ये शाम को 7:28 पर आप देखेंगे। पंजाब में मान या मास्क मैन वायरल वीडियो का सच क्या है, इस खबर को 27% लोग देखना चाहते हैं। और आज वो खबर सबसे ज्यादा जिसे आपने पसंद किया है, जो वोट पाकर नंबर 1 बनी है, वो है राम मंदिर चढ़ावा केस में FIR किन बड़ों पर कसेगा शिकंजा। और इस खबर को देखने में 30% लोगों की दिलचस्पी है। यही चक्रव्यूह में आज की कवर स्टोरी भी। भगवान राम के मंदिर में चढ़ावे में चोरी के आरोपों को सिरे से खारिज करने वाले राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को आखिरकार इस्तीफा देना पड़ा। ऐसी उच्च सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक, सूत्रों के मुताबिक उनके साथ ही ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दे दिया। हालांकि इन दोनों लोगों का नाम FIR में नहीं था, इसीलिए कहा गया कि उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया है। चलिए, अब 20 दिन बाद ही सही, लेकिन नैतिकता तो जगी है और कम से कम नैतिक आधार पर उन्होंने इस्तीफा तो दिया है। उनका त्यागपत्र उनके विवेक पर निर्भर करेगा। तुरंत त्यागपत्र देते तो SIT को भी कुछ मदद नहीं मिलती। जो रिकॉर्ड्स और बाकी चीजें चाहिए थी वो तो उनके पास उपलब्ध थी। नवभारत को उच्च स्तरीय सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे के लिए काफी मशक्कत हुई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कल FIR दर्ज होने के बाद अयोध्या में VHP की बैठक हुई और उस बैठक में चंपत राय भी शामिल थे और अनिल मिश्रा भी शामिल थे, दोनों शामिल थे। निर्माण प्रभारी गोपाल राव भी शामिल थे और भी कई पदाधिकारी VHP के शामिल थे, जिनमें VHP के महामंत्री बजरंग लाल बांगड़ा, केंद्रीय संगठन मंत्री मिलिंद परांडे और केंद्रीय सह संगठन मंत्री विनायक राव भी शामिल थे। VHP को अपनी साख की चिंता थी और सवालों के लपेटों से, जिसकी वजह से लगातार सवाल उठाए जा रहे थे, जिस चंपत राय को लोग घेर रहे थे, वो VHP के केंद्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, वो भी उस मीटिंग में मौजूद थे। चंपत राय का ड्राइवर इस कारनामे में फंसा तो अनिल मिश्रा के नजदीकी लवकेश और अनुकल्प भी फंसे हुए हैं। तो माना जा रहा है कि यह इस्तीफा VHP के दबाव में हुआ है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जिस जन्मभूमि से आस्था, श्रद्धा और विश्वास के दीपक जलते थे, आज वहीं विश्वासघात का अंधेरा घना हो गया है। लेकिन उस अंधेरे में उम्मीद की रोशनी एक FIR से फूटी है। FIR दर्ज हुई है रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव पर, जो चंपत राय का ड्राइवर था। FIR दर्ज हुई है अनुकल्प मिश्र पर, लवकुश मिश्र पर, मनीष यादव पर, सुभाष श्रीवास्तव पर, अविनाश शुक्ल पर, करुणेश पांडे पर और रमाशंकर मिश्र पर। इस FIR के बाद ताबड़तोड़ सभी 8 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। अयोध्या के बारे में जो कदपे समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था SIT गठित की गई है। SIT की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी। और आपने देखा होगा, SIT की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था, दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। FIR में साफ साफ कहा गया है कि SIT की जितनी भी प्रारंभिक रिपोर्ट है, मौखिक, दस्तावेजी और इलेक्ट्रॉनिक सबूत हैं, उनसे साफ है कि दान राशि की गिनती करने वाले कर्मचारियों ने चोरी की। साथ ही उन्होंने बार बार धन का गबन और दुरुपयोग करने का अपराध किया। भगवान राम के धाम अयोध्या के साधु संतों को लगता है कि योगी सरकार के तुरंत एक्शन लेने से अपराधियों पर नकेल जल्द ही कसी जाएगी। मंदिर पर जो आरोप जो आया था, SIT ने जो जांच किया है, प्रदेश सरकार के और केंद्र सरकार को मैं धन्यवाद देता हूं। ये सरकारों ने जिस तरह से ये जो चोरी पर आरोप विपक्ष लगाते थे,
जो आज एसआईटी रिपोर्ट पर जो रिपोर्ट हुआ है, इसके ऊपर मैं दोनों सरकार को और धन्यवाद देता हूं। योगी सरकार की तरफ से एक्शन के आसार साफ साफ दिखने लगे हैं। टाइम्स नाउ नवभारत को मिली जांच एजेंसियों के सूत्रों के अनुसार चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार आरोपियों की संपत्तियों की भी जांच की जाएगी। पुलिस सूत्रों का कहना है कि अगर जांच में अवैध तरीके से अर्जित संपत्तियां सामने आती हैं, तो उन्हें जब्त भी किया जाएगा। आरोपियों में टिन्नू यादव सबसे पहले सुर्खियों में आया था। ट्रस्ट के महासचिव रहे चंपत राय का बेहद करीबी भी था। नवभारत की टीम ने अयोध्या में टिन्नू यादव के 2 मंजिला हॉस्टल में जाकर देखा कि वहां क्या चल रहा है। टिन्नू पर आरोप है कि उसने चंदा चोरी के पैसे से ही हॉस्टल बनाया था, जिसे उसका भाई कन्नू यादव चलाता था और छात्रों से पैसा वही वसूलता था। कुछ देर पहले जब यहाँ पहुंचा था, कुछ लोग जरूर मौजूद थे, लेकिन वो कह रहे हैं कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक पुलिस उनको लेकर यहाँ पहुंची थी, उनसे यहाँ भी पूछताछ हुई है, उनसे निशानदेही कराई गई है कि क्या ये प्रॉपर्टी जिस पर ये रमाशंकर यादव, विश्व हिंदू परिषद, श्रीमती पूनम यादव और पूनम देवी और रवि यादव पुत्र का नाम लिखा हुआ, क्या ये प्रॉपर्टी आपकी है? तो ये उनकी निशानदेही पर पुलिस उनको पहचान कराने के लिए यहाँ लेकर पहुंची थी। अभी यहाँ पे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जब पुलिस की टीम यहाँ पहुंची थी तब भी यहाँ पे लोग थे, बहुत सारे लोग यहाँ पे रहते हैं। टिन्नू यादव की गिरफ्तारी के बाद उसके घर वालों ने चुप्पी साध रखी है। वहीं उसके पड़ोसियों को यकीन नहीं हो रहा कि उसने राम के नाम पर इतना बड़ा धोखा किया है। आपको इस बात का अफसोस है कि आपके ही मोहल्ले का रहने वाला एक जो शख्स था वो चढ़ावा चोरी में तो अफसोस होगा ही, उसका तो अफसोस होगा, दुख होगा उसका कि ऐसा अपराध नहीं करना चाहिए था। आपके ही पड़ोसी थे? आप पड़ोसी मान लो, यहाँ पूरा मोहल्ला ही पड़ोसी है। वो तो भाई पूरा मोहल्ला पड़ोसी है हमारा। आपको लगता है कि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, जो फंसेगा उसके साथ होना चाहिए। इसलिए क्या होगा, ठाकुर जी खुद न्याय करेंगे। एक तरफ एफआईआर है, कुछ गिरफ्तार भी हैं, कुछ इस्तीफे भी हैं, लेकिन सवाल आस्था की चोरी का है। इसलिए सवाल है कि विश्वासघात की इस आग में और कितने हाथ झुलस सकते हैं। बात अब 8 गिरफ्तारियों और उन पर हुए मुकदमों से आगे बढ़ चुकी है, लेकिन पहले हम आपकी एक नजर उन 8 एफआईआर दर्ज गिरफ्तार आरोपियों की तरफ लेकर चलते हैं कि उन पर मामला बना कैसे। चढ़ावा गबन का पहला आरोपी टिन्नू यादव चंपत राय का ड्राइवर रह चुका है। वो मंदिर के कार्यों में सीधा दखल रखता था और दान पात्र की चाबियां उसी के पास होती थी। ड्राइवर को इतना सारा जिम्मेदारी दे दिए और सब कुछ उसके भरोसे छोड़ दिया। दूसरा नाम अनुकल्प मिश्रा का है, जो चढ़ावे में आने वाली नकदी की निगरानी किया करता था और माना जा रहा है कि वो गबन का मास्टरमाइंड हो सकता है। उसके घर से 20 लाख रुपए की नकदी भी बरामद हुई है। तीसरा नाम है लवकुश मिश्रा का, जो कि अनुकल्प मिश्रा का बेनोई है। उसके घर से भी 10 लाख रुपए की नगद बरामदगी हुई। चौथा नाम मनीष यादव का है, जो टिन्नू यादव का भतीजा है और उसे टिन्नू ने ही मंदिर में रखवाया भी हुआ था। उसके घर से भी कैश बरामद किया गया। पांचवा नाम सुभाष श्रीवास्तव का है, जो कि कैनरा बैंक से रिटायर्ड होने के बाद ट्रस्ट से जुड़ा नकदी की निगरानी की जिम्मेदारी उसी को दी गई थी। छठा नाम है अविनाश शुक्ला का, जो कि नकदी की काउंटिंग विभाग से जुड़ा हुआ था। अविनाश के खाते से 5 लाख रुपए रिकवर किए गए। सब एकदम मौज में थे कि भाई एकदम लूट लाओ कूट खाओ, लेकिन भूल गए थे कि ये राम का माल है, इसको लूट कर कूट कर आप खा नहीं सकते। सातवां नाम है करुणेश पांडे का, जो कि अनुकल्प का करीबी था और नकदी की जो गिनती होती थी उसमें वो शामिल रहता था। आठवां नाम है नकदी की गिनती के काम से जुड़े रमाशंकर मिश्रा का, जिसके यहां से कुछ नकदी भी बरामद हुआ है। आज इन सभी आरोपियों की अदालत में पेशी हुई, जहां से इन्हें सोमवार तक के लिए जेल भेज दिया गया। अब सवाल यह है कि क्या ये चढ़ावों की गिनती करने वालों ने अपने स्तर पर ही करोड़ों करोड़ों के वारे न्यारे कर दिए? ये चढ़ावे पर गिद्ध नजरें और भी टिकी हुई थी। अगर लगी थी, टिकी हुई थी, तो उनकी जांच कब होगी? सवाल ये विपक्ष भी पूछ रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव वो कह रहे हैं, उन्होंने ट्वीट किया है और पूछ रहे हैं कि भाजपा राज में नाइंसाफी की दिखेगी ये झांकी, फुनगी को फांसी और शाखाओं को मिलेगी माफी। ये शायराना अंदाज में वो तंज कस रहे हैं और सवाल भी पूछ रहे हैं। जनता कह रही है कि पहले एसआईटी के बहाने सारे सबूत साफ कर दिए और यह निश्चित तौर पर निश्चित कर लिया गया कि किन बड़ी मछलियों को बचाना है और किसको फंसाना है। उसके बाद एफआईआर हो रही है। लगता है एसआईटी को पहले
रिपोर्ट बनाकर दे दी गई होगी और उसके हिसाब से जांच की गई होगी, मतलब कि निष्कर्ष पहले ही निकाल लिया गया। ये अखिलेश यादव कह रहे हैं, उनके आरोप है और उनके सवाल भी। जो बात अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर कही है, वही बात विपक्षी दलों के दूसरे नेता खुल्लम खुल्ला बयान देकर कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल आज अयोध्या पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने रामलला के दर्शन किए। केजरीवाल ने यहीं आरोप लगाया कि चढ़ावा चोरी के तालाब की बड़ी मछलियों को बचाने की कोशिश हो रही है। एफआईआर जो हुई है वो केवल एक दिखावा है, एक छलावा है। 8 छोटे छोटे कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। इतने दिनों से जो घोटाला चल रहा था, जाहिर तौर पे इतने दिनों से घोटाला कोई छोटे छोटे कर्मचारी नहीं कर रहे थे। इसके तार बहुत ऊपर तक जुड़े हुए हैं। बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। जब से एसआईटी जांच कर रही है, उसमें कुछ पोर्शन लीक होता है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हम सबके कटिंग रखते जा रहे हैं। और अब तक जिन 8 लोगों को उन्होंने नामित किया है वो काफ़ी नहीं है। बड़ी मछली पकड़ में आई नहीं रही है, लेकिन अखबार में कहीं कहीं उनका नाम आया है, हम रखे हैं। निश्चित रूप में हाई लेवल की कमेटी बनके जांच होनी चाहिए। लेकिन जो मुख्य गुनहगार है वो तो बाहर है, वो आप भी उस ट्रस्ट पे काम कर रहे हैं ना। चोरी का पैसा वो आप मंदिर में चोरी करते हो, हिंदुत्ववादी लोग हैं, अपने आप को मानते हो। आप मंदिर की दान पेटी चुराते हो, लाखों करोड़ रुपया चुराते हो, वो पैसा राजनीति में आता है और उसी पैसे से आप सांसद विधायक खरीद लेते हो, पार्टियां तोड़ते हो। वही राम मंदिर के 2000 करोड़ आप लोगों ने जो चोरी की है, उसी पैसे से आपने आपके सांसद तोड़े, तृणमूल के सांसद तोड़े, विधायक तोड़े, शिवसेना के जो 6 सांसद तोड़े, वो राम मंदिर का ही लुटा हुआ पैसा है। ये जो 6 सांसद को जो 50-50 करोड़ दिया है ना, वो राम मंदिर के दान पेटी यहाँ वो शिंदे के पास आई होगी, वहां बहुत दान देता था ना चोरी का माल। इस तरह की जब बात करने लगते हैं ना, तो लोग कहते हैं कि भाई सियासत कर रहे हैं आप। लेकिन संजय राउत से एक बात और याद आ गई है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर डाल दी जिसमें दावा किया गया कि शिवसेना यूबीटी यानी कि उद्धव गुट जो है कि अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने राम मंदिर निर्माण के लिए 4 किलो की चांदी की ईंट दान में दी थी। वो सवाल उठा रहे हैं कि 1 करोड़ से ज्यादा कीमत वाली वो चांदी की ईंट कहां गई जो शिव सैनिकों और संतों की मौजूदगी में सौंपी गई थी। उसकी तस्वीर उन्होंने डाली है। वो भी मुकम्मल जांच चाहते हैं, कह रहे हैं कि इसकी भी जांच करो भाई, दिखाओ, और नहीं तो बताओ कि कहां रखा हुआ है। इस बीच नवभारत को उच्च स्तरीय सूत्रों से जानकारी मिली है कि जांच के लिए एसआईटी की टीम फिर से अयोध्या जाएगी। दरअसल एसआईटी ने अपनी जांच में जो पाया है वो हैरान करने वाला है। वहां 27 अप्रैल से 5 जून के बीच यानी कि 42 दिनों में ही 70 बार हाथ साफ कर दिया गया। 70 बार। सोचिए, राम दरबार में खड़े होकर और वहां ऐसे काम वो कर रहे हैं। नर्क में जगह मिलेगी इन लोगों को? अजीब लोग हैं। मतलब बड़ी मुश्किल से किसी को रामलला के दर्शन करने का मौका मिलता है और रामलला की कृपा हुई कि बोला कि भैया यहीं आ जाओ, यहीं देखो, देखभाल करो, और वहां जाके हाथ साफ करने लग गए। इस चढ़ावा चोरी का शक मई के महीने में होने लगा था, और ऐसा इसलिए कि दान पेटी में औसत जितना कैश आता था उससे कम आने लग गया। जब थोड़ी निगरानी बढ़ी तो पता चला कि 500 रुपए के नोटों की गड्डियां कम होने लग गई। जब शक बढ़ा तो काउंटिंग रूम में हिडन कैमरा लगाया गया। उससे पता चला कि गिनती के समय काउंटिंग स्टाफ जो हैं वो सीसीटीवी के सामने खड़े हो जाते हैं, वहीं दूसरे लोग नोटों की गड्डी को कपड़ों में छिपा कर ले जाते हैं। अरे भाई, सीसीटीवी से छिपा कर ले जा रहे थे, बाकी लोगों से छिपा कर ले जा रहे थे, भक्तों से छिपा कर ले जा रहे थे, और रामलला उनसे भी छिपा कर ले जा रहे थे क्या? उस हिडन कैमरे के कारण यह पता चला कि मामला गड़बड़ है। अब सवाल है कि आज जब बात इतनी बढ़ चुकी है तो जब यह मामला प्रकाश में आया, यानी कि इस मामले के बारे में जब पता चला था, तो चंपत राय क्यों किसी किस्म की धांधली से इनकार कर रहे थे? क्यों मना कर रहे थे कि धांधली नहीं हुई है? लोग सवाल नहीं पूछेंगे क्या? लेकिन इस बीच विश्व हिंदू परिषद, जिससे एक वक्त चंपत राय भी बेहद गहराई से जुड़े हुए थे, उसका भी मानना है कि एफआईआर हुई ठीक है, लेकिन जिनका नाम एफआईआर में नहीं है उनकी भी जांच होनी चाहिए। सबकी जांच करो, किसी को नहीं छोड़ो। पहले सुनिए कि वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार क्या कह रहे हैं इस पर। मुझे प्रसन्नता है कि एफआईआर हो गई। मैं उम्मीद करूंगा कि इस पूरे मामले में
और इस मामले में जिन लोगों के भी नाम आ रहे हैं वो एफआईआर में हो या नहीं, उनकी जांच हो, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जांच करें और ये जांच शीघ्रता से पूरी होकर कोर्ट में चालान फाइल हो, जिससे हम शीघ्र ही अपराधी लोगों को जेल के फाटक के अंदर देखें। लोग सवाल ये भी पूछ रहे हैं कि भाई साहब ये बताइए कि मई महीने में जब आपको पता लग गया था कि गड़बड़ी हो रही है, अंदर हिडन कैमरा लगाना पड़ गया, तो उसके बाद जिन लोगों के नाम अभी एफआईआर में दर्ज हुए, जिनको गिरफ्तार किया गया, उन पर क्या किया आपने? पर्दा डाल दिया कि अरे नहीं 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 नहीं, ये सब तो अपने लोग हैं, इनको बचाकर रखना, नाम खुलना नहीं चाहिए। एसआईटी का गठन हुआ तो जांच में पता चला इन लोगों का नाम सामने आया ना, नहीं तो सब पर पर्दा डालकर बैठे रहते। आखिर कौन है वो लोग जिनका नाम एफआईआर में नहीं है लेकिन उनकी जांच वीएचपी चाह रही है कि हो? वीएचपी के मुखिया उनका नाम लेना भी नहीं चाह रहे हैं, लेकिन बात अब किसी के रुकने से रोकने वाली थोड़ी ना है। एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर जिनके खिलाफ अब तक कार्रवाई हुई है, उससे ही साधु संत प्रसन्न नहीं है। वो चाहते हैं कि एक्शन और तगड़ा हो और बड़ी मछलियों को पकड़ा जाए। एक बार सुन लीजिए अयोध्या के जो साधु संत हैं और देश के साधु संत। कि राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट। अब एक कहावत बदल गई है कि राम नाम से लूट है, लूट सके तो लूट, पहले धन संग्रह करो, बाद में हो जाओ चंपत। ये है। ये जो 8 लोगों को पर एफआईआर हुआ है, ये तो मछलियां हैं, छोटी मछली, छोटी मछली हैं। ग्रह जो हैं, जो जल के अंदर रहते हैं, जो हैं वो तो बड़े बड़े लोग हैं, मगरमच्छ जिसको कहा जाता है। तो मगरमच्छ के ऊपर कोई जाल नहीं डाला गया है। आपसे आज जो कि प्रार्थना करता है मुख्यमंत्री जी, पद रहे चांद रहे, इन लोगों के घर पे बुलडोजर चढ़े, इन लोगों के घर पे बुलडोजर चढ़े, ये नस्ताबूद हो जाए। क्योंकि जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। बात सही है, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि कौन उसके नजदीक है और कौन दूर है। तो कार्रवाई ऐसी हो कि जमाने तक लोग याद रखें। जब तक लोग राम मंदिर को याद रखें और राम मंदिर आए जाएं, तब तक लोग ये याद रखें कि किसी ने राम मंदिर के अंदर चोरी करने की कोशिश की थी या चोरी की थी, तो उसका हश्र क्या हुआ, उसको सजा क्या मिली थी। वैसे जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, उसमें अगर वो दोषी पाए गए तो उनके लिए आने वाले दिन बहुत खराब हो सकते हैं। जो अहम धाराएं लगाई गई हैं, उसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 305 है, जिसमें आवासीय घर या पूजा स्थलों में चोरी करने पर अधिकतम 7 साल की सजा और जुर्माना हो सकता है। वहीं धारा 306 भी लगाया गया है, इसमें कर्मचारी की चोरी पर उसी सजा का भी प्रावधान है। धारा 316(5) में गंभीर विश्वासघात के मामले में उम्र कैद या फिर 10 साल की सजा और जुर्माना देना पड़ेगा। और धारा 317(4) में चोरी की संपत्ति को रखने और उसे कारोबार करने से भी उम्र कैद या 10 साल की जेल और जुर्माना हो सकता है। अब देखिए कि जांच किस रफ्तार से चलती है और किस दिशा में जाती है, क्योंकि ये करोड़ों लोगों की बात है, उनकी आस्था का सवाल है। ये राम का मामला है, ये रामलला का मामला है, यह हल्का मामला नहीं है। अगली खबर, अगली स्टोरी। अब बात पंजाब की, जहां पर चुनाव से पहले बेअदबी के मुद्दे पर मान सरकार चक्रव्यूह में घिरी हुई दिखाई दे गई। ये सब गलत है। मैं इसी बात पे कहता हूं कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दें और तख्त के सामने पेश होकर माफी की गुंजाइश है। पंथ विरोधी सजा का हुक्मनामा जारी किया है, सामाजिक बहिष्कार का हुक्मनामा। उनका पाप इतना बड़ा है कि वो सामाजिक बहिष्कार यानी मुख्यमंत्री से कोई मिल नहीं सकता। भगवंत मान और आम आदमी पार्टी को असली बेअदबी वीडियो छुपाने के लिए एक फर्जी फॉरेंसिक रिपोर्ट बनवानी पड़ी। कहते हैं कि राजनीति के अक्सर 2 चेहरे होते हैं, एक वो जो जनता के सामने दिखाई देता है और दूसरा वो जिसे पहचान पाना आसान नहीं होता। पंजाब की सियासत भी इन दिनों ऐसी 2 चेहरों के बीच में घूम रही है। पहला चेहरा जो जनता के सामने आया वो था सोशल मीडिया पर तैरता हुआ एक कथित वीडियो, और इस वीडियो में पंजाब की धार्मिक और राजनीतिक फिजा को पूरी तरीके से अपने शिकंजे में ले लिया। इस कथित वीडियो के आधार पर सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था अकाल तख्त के मुख्यमंत्री मान को गुरु दोखी और पंथ विरोधी घोषित कर दिया, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि इस वीडियो में सिख गुरुओं का अपमान करने वाले सीएम भगवंत मान ही है। लेकिन तभी दूसरे चेहरे की एंट्री होती है जिसे पहचान पाना आसान नहीं है। आम आदमी पार्टी
दावा कर रही है कि इस शख्स ने भगवंत मान का मास्क पहनकर गुरुओं का अपमान किया है। और भगवान मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया है कि कनाडा में बैठे जगमन समरा ने उनका हमशक्ल दिखने वाला मास्क पहनकर फर्जी वीडियो बना दिया ताकि उन्हें धार्मिक रूप से बदनाम किया जा सके। मैनू धार्मिक तौर पर बदनाम करने की कोशिश है, कोई राजनीतिक तौर पर तो हम मुकाबला कर नहीं सकते। ग्राउंड ते बिल्कुल जीरो हो चुके ने हो, तो हुण इस पद्धर तक पहुँच गए कि वो हर रोज़ कोई ना कोई इस तरह का हुक्म या आदेश जारी करते हैं जिहदे नाल मैनू धार्मिक तौर पर बदनाम किया जा सके। भगवंत मान का दावा है कि वीडियो में जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है ना, उसकी कद काठी उनसे बिल्कुल अलग है। ये व्यक्ति उनसे करीब 2 इंच ज्यादा लंबा है। वीडियो में दिख रहा शख्स का मेरे से चलने बैठने का तरीका बिल्कुल अलग है। भगवंत मान ने एक बड़ा सबूत देते हुए कहा है कि मेरे गले के नीचे बचपन से ही एक ऑपरेशन का निशान है जो हर किसी को साफ दिखाई देता है, लेकिन कथित वीडियो में जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है उसके गले पर ऐसा कोई निशान नहीं है। मान ये भी दावा कर रहे हैं कि आंखों से पहचान न हो पाए इसके लिए होटल के कमरे में भी काले चश्मों का इस्तेमाल किया गया है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि यह कथित विवादित वीडियो कनाडा के एक होटल रूम में शूट किया गया है। सिर्फ यही नहीं, भगवंत मान ने यह भी दावा किया है कि जगमन समरा ने न सिर्फ उनका बल्कि अरविंद केजरीवाल का भी मास्क तैयार करवाया था। केजरीवाल का मास्क भी मंगाया, वो भी तुहानूं आने वाले दिनों च दिखा सकते हैं। असीं केजरीवाल का मास्क भी मंगाया ते इहदे स्पॉन्सर कौन ने, इनू पैसे दे के इस बंदे नूं वीडियो किने बनवाई है, आने वाले दिनों च भी खुलासे करांगे। वो भी हैरानीजनक ने। भगवंत मान ने तो कनाडा में बैठे जगमन समरा पर आरोप लगाकर अपना दामन साफ करने के लिए लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन कनाडा से जगमन समरा ने भी एक वीडियो जारी कर मुख्यमंत्री के दावों को खारिज किया है। समरा ने मान को चुनौती दी है कि वो इस मास्क थ्योरी को साबित करके दिखाए। इस पावर पलटवार के बीच विपक्ष को मान सरकार पर हमला करने का एक और मौका मिल गया है। कांग्रेस, बीजेपी और अकाली दल का कहना है कि मुख्यमंत्री लगातार अपने बयानों को बदल रहे हैं। पहले कहा गया कि वीडियो पूरी तरीके से फर्जी है, एआई जनरेटेड है, फिर कहा गया कि वीडियो में दिखने वाला शख्स कोई और है, और अब एक नई इमेजिनरी मास्क थ्योरी लेकर आ गए हैं ये लोग। भगवंत मान लगातार पाप पर पाप कर रहे हैं। जो चर्चित वीडियो है, वायरल वीडियो है, जिस तरह उस वीडियो के अंदर गुरुओं का अपमान किया गया है, अमर्यादित अमानवीय व्यवहार किया गया है, बेदबी की गई है गुरुओं की। उसकी 2 अलग अलग लेबोरेटरी से जांच के बाद श्री अकाल तख्त साहब ने उन कृत्यों को, कुकृत्यों को देखते हुए भगवंत मान को गुरु दोखी, पंथ विरोधी सजा का हुक्मनामा जारी किया है, सामाजिक बहिष्कार का हुक्मनामा। उनका पाप इतना बड़ा है कि वो सामाजिक बहिष्कार यानी मुख्यमंत्री से कोई मिल नहीं सकता। जो प्रदेश में रोष है इस बात का कि पहली बात है, अकाल तख्त का जो निर्णय होता है अकाल तख्त साहब का, वो बिल्कुल सर्वोच्च है और उसको हर कोई मानता है। अपने राजनीतिक तौर पर आपके चाहे उनसे विचार मिले या ना मिले, लेकिन जो तख्त का फैसला है वो सर्वोच्च है। उसको बार बार इनके लोगों द्वारा बगाड़ा जा रहा है और स्टेज के ऊपर खड़े होकर उसका मखौल डाया जा रहा है, तो ये सब गलत है। मैं इसी बात पे कहता हूँ कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दें और तख्त के सामने पेश होकर माफ़ी की गुंजाइश है। बहुत बड़ा तख्त है, लेकिन आपको पेश होना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं है कि आप बाहर बैठकर डेली तख्त के अगेंस्ट बातें करो, ये बिल्कुल गलत है। सर्वोच्च तख्त है, कोई भी सरकार तख्त के ऊपर नहीं है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर कथित बेअदबी का जो वीडियो वायरल हुआ था उसे भगवंत मान ने एआई जेनरेटेड डीप फेक करार दिया था। इसके बाद उस वीडियो की श्री अकाल तख्त साहिब ने जांच करवाई। जांच के बाद 15 जून को श्री अकाल तख्त के जत्थेदार साहिब ने कहा कि यह वीडियो सही है, यह एआई जेनरेटेड नहीं है। इसके बाद मान सरकार ने गुरुग्राम से वीडियो की एक और फॉरेंसिक जांच कराई, जिसे लेकर अब पंजाब सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आरोप है कि पंजाब पुलिस के एक कमिश्नर और एक एसपी ने 10 लाख रुपए में फर्जी फॉरेंसिक रिपोर्ट बनवाई। गुरुग्राम पुलिस ने कथित रिपोर्ट बनाने वाले 2 फॉरेंसिक एक्सपर्ट को गिरफ्तार भी किया है। इस रिपोर्ट में कथित वीडियो के अंदर नजर आ रहे व्यक्ति का शारीरिक मिलान भगवंत मान से मेल न खाने का जिक्र है।
अब खबर यह है कि जिस पंजाब पुलिस के अधिकारियों पर फर्जी रिपोर्ट तैयार करने का आरोप लगा है, उसके खिलाफ हरियाणा पुलिस एक्शन में आ चुकी है। कुल मिलाकर कथित बेअदबी के वीडियो में फंसे भगवंत मान एक और मुश्किल में फंस सकते हैं। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੋਖੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 84 ਵੇਲੇ ਤੋਪਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਗੋਲੇ ਸਿੱਟੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਖਣਗੇ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿੱਤੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਤੀਜੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ बीजेपी, ਜਿਹਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂधी। पंजाब की सियासत में चुनाव और बेअदबी का रिश्ता बेहद पुराना रहा है, गहरा और संवेदनशील भी रहा है। पंजाब में जब जब चुनाव नजदीक आते हैं, बेअदबी का मुद्दा राजनीति का सबसे बड़ा सेंटर पॉइंट बन जाता है। 2017 और 2022 के चुनाव की तरह 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से बेअदबी का मुद्दा पूरी तरीके से गर्म हो चुका है। मुख्यमंत्री भगवंत मान कह रहे हैं कि ये उन्हें राजनीतिक रूप से खत्म करने की गहरी साजिश है, जिसे वो अकाल तख्त के सामने साबित करेंगे। उधर विपक्ष इसे सबसे बड़ा धार्मिक गुनाह बता रहा है, लेकिन इस चुनावी बिसात पर असली फैसला पंजाब की जनता को करना है। अब अगला चैप्टर, अगली स्टोरी आपको दिखाते हैं। कुदरत ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। 48 घंटे में दुनिया के 12 देश और धरती के नीचे से आई तबाही की खौफनाक गूंज। इस वर्ल्ड मैप पर आप एक बार नजर डालिए, आप समझ पाएंगे कि क्या हुआ है और कहां कहां क्या देखा गया है, किस तरीके से तबाही की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। ये आप देख रहे हैं, ये वर्ल्ड मैप है। एक एक करके अब आपको मैं बताता हूं कि वेनेजुला से सोमालिया तक, अमेरिका से जापान तक, धरती का ऐसा कोई भी कोना आपको नजर नहीं आएगा जो कापी नहीं है, तबाही जहां दिखाई नहीं दी है। अब देखिए कि इंडोनेशिया, चिली, फिलीपींस और इसके अलावा कौन कौन से देश जहां पर धरती हिली। सबसे पहले कैलिफोर्निया, यहां 5.6 तीव्रता का भूकंप आया। वेनेजुला में 7.2 और 7.5 की तीव्रता का भूकंप आया। चिली में 4.4 की तीव्रता का भूकंप आया। और ये सब 48 घंटे में हुआ है। सिर्फ 48 घंटे में इतने सारे देशों की धरती हिल गई। इसके बाद अफगानिस्तान 4.8, पाकिस्तान में 4.7 और 4.5 की तीव्रता का भूकंप आया। सोमालिया में 5.1, नेपाल में 4.1, भारत में भी 3.9 की तीव्रता का भूकंप आया। इंडोनेशिया में 4.5 की तीव्रता का भूकंप आया और जापान में 6.9, 5.8, फिलीपींस में 4.9 और पापुआ न्यू गिनी में 5.4 की तीव्रता का भूकंप आया। आप देखिए कि अब वर्ल्ड मैप पर अगर इसको देखेंगे तो 48 घंटे में 12 देश की धरती हिल गई। और जब यहां धरती हिली तो कई देशों से ऐसी भयावह तबाही की तस्वीरें सामने आई जिसने सबको हिला कर रख दिया। हमारे हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर से अरुणाचल तक और नेपाल, पाकिस्तान समेत अफगानिस्तान की धरती भी बुरी तरीके से थर्रा उठी। इन देशों में दुनिया की 350 करोड़ आबादी बसती है। बड़ा सवाल यह है कि क्या यह किसी महाविनाश का अलार्म है? क्या यह महज इत्तेफाक है या धरती के सीने में कोई बड़ी उथल पुथल चल रही है? तो वेनेजुला में कुदरत के तांडव के बाद आई तस्वीरें देखकर पूरी दुनिया सन्न है, हैरान है। 2 शक्तिशाली भूकंपों ने हंसते खेलते शहर को कब्रिस्तान बना दिया, पूरी तरीके से मलबे में तब्दील कर दिया। आधिकारिक तौर पर अब तक 235 लोगों की मौत की जानकारी मिल चुकी है, पुष्टि हो चुकी है। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। इसे कहा जा रहा है कि ये तो अभी शुरुआती आंकड़े हैं जो आप देख रहे हैं, जो आपको बताया जा रहा है। असली तस्वीर बेहद खौफनाक है। वेनेजुला सरकार के मुताबिक 39,000 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। अब सोचिए कि 39,000 जिंदगियों का कोई सुराग ही नहीं मिल पा रहा है। मलबे से अभी भी चीख पुकार और मदद की आवाजें आ रही हैं। भूकंप के डबल शॉक के 40 घंटे बाद ग्राउंड जीरो पर कैसी तस्वीर है, आपको दिखाते हैं।
वेनेजुएला की सड़कें आज मलबे और आंसुओं से पटी पड़ी हैं। तबाही का असर इतना व्यापक इसलिए हुआ क्योंकि बुधवार को साल 1821 के ऐतिहासिक काराबोबो युद्ध की याद में नेशनल हॉलिडे था। छुट्टियां होने की वजह से ज्यादातर लोग अपने घरों में परिवार के साथ मौजूद थे और फीफा वर्ल्ड कप का मैच देख रहे थे। टीवी स्क्रीन पर खिलाड़ियों की हलचल चल रही थी कि अचानक धरती फटी और बहुमंजिला इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गईं। नेशनल असेंबली के प्रेसिडेंट जॉर्ज रोड्रिग्स के मुताबिक सिर्फ ला गुआइरा शहर में ही 250 से ज्यादा इमारतें या तो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं या पूरी तरह जमींदोज हो गईं। एक 10 मंजिला इमारत तो पलक झपकते ही मलबे में तब्दील हो गया। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे यानी USGS की रिपोर्ट और भी डराने वाली है। अनुमान है कि इस आपदा में 10,000 लोगों के मारे जाने की 44% आशंका है, जबकि बदतरीन हालात में मौतों का आंकड़ा 1 लाख को भी पार कर सकता है, जिसकी 30% आशंका जताई गई है। नुकसान सिर्फ जान का नहीं बल्कि माल का भी बहुत बड़ा है। शुरुआती अनुमान के मुताबिक इस आपदा से वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था को लगभग 9.5 लाख करोड़ रुपए का भारी नुकसान हो सकता है। हालात को देखते हुए कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स ने पूरे देश में इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर जारी है, लेकिन वक्त बहुत कम है और मलबा बहुत ज्यादा। संकट की इस घड़ी में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स ने सबसे ज्यादा प्रभावित उत्तरी तटीय शहर मकुटा का दौरा किया। उन्होंने मलबे के बीच अपनों को तलाश रहे परिवारों से मुलाकात की और लोगों को ढांढस बंधाया। वहीं संयुक्त राष्ट्र यानी UN ने भी मोर्चा संभाल लिया है। UN के मानवीय सहायता प्रमुख टॉम फ्लेचर ने आपातकालीन राहत कोष से तुरंत $1.5 करोड़ की राशि जारी कर दी। दुनिया भर से एक्सपर्ट सर्च एंड रेस्क्यू टीमें वेनेजुएला पहुंच रही हैं। फ्लेचर ने साफ कहा कि अब हर एक घंटा बेहद अहम है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि खतरा अभी टला नहीं है। आने वाले दिनों में आफ्टर शॉक्स यानी भूकंप के और भी झटके आ सकते हैं, जिनमें से कुछ झटके काफी तेज हो सकते हैं। इससे बचाव कार्य में जुटी टीमों के लिए भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। वेनेजुएला में मची तबाही की सबसे बड़ी वजह है डबलेट अर्थक्वेक। महज 39 सेकंड के अंतराल पर 7.2 और 7.5 तीव्रता के 2 भयानक झटके महसूस किए गए। सवाल है कि आखिर क्या है ये डबलेट अर्थक्वेक। ये अब आपको बताता हूं। बड़े भूकंप के बाद अमूमन हल्के आफ्टर शॉक्स आते हैं, लेकिन डबलेट में लगभग एक ही ताकत के 2 बड़े जलजले चंद सेकंड में या मिनटों के भीतर ही एक ही इलाके को दहला देते हैं। अमेरिकी सिस्मोलॉजिकल सोसाइटी के मुताबिक जब पहले भूकंप से ऊर्जा पास की हुई तो दूसरी फॉल्ट लाइन पर अचानक भारी दबाव बढ़ने लगी, जो तुरंत दूसरा शक्तिशाली भूकंप को ट्रिगर कर गया और जिसकी वजह से दोबारा से शॉक आया। और यही वजह है कि वेनेजुएला में आए भूकंप का दूसरा झटका पहले झटके के मुकाबले ज्यादा तेज था। डबलेट अर्थक्वेक दुर्लभ जरूर है, लेकिन दुनिया के लिए नया नहीं है। वेनेजुएला से पहले 2006 में कुरिल द्वीप और 2007 में इंडोनेशिया का सुमात्रा इसका गवाह बन चुका है। इसके अलावा जापान, अलास्का और फिलीपींस भी ऐसे विनाशकारी दोहरे भूकंपों का खौफनाक मंजर देख चुका है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर वेनेजुएला में ही इतनी भयानक तबाही क्यों आई है? इसके पीछे का साइंस क्या है? वेनेजुएला भौगोलिक रूप से अगर देखें तो दुनिया के सबसे खतरनाक भूकंपित क्षेत्रों में बसा हुआ है। इसके ठीक नीचे 2 बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती हैं वो आपस में मिलती हैं। पहली कैरिबियाई प्लेट है और दूसरी प्लेट जो है वो साउथ अमेरिकन प्लेट है। USGS के अनुसार इन दोनों प्लेटों की सीमा के पास अचानक हुई तेज हलचल की वजह से ये 2 शक्तिशाली भूकंप आए। ये दरारें जब हॉरिजॉन्टली तेजी से खिसकती हैं तो धरती के अंदर बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलती है जो सतह पर भारी तबाही मचा देती है। जिस तरह वेनेजुएला में 2 बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मिलती हैं, उसी तरह जापान में 2 नहीं बल्कि 4 टेक्टोनिक प्लेट्स टकराती हैं और यही वजह है कि दुनिया के 18% भूकंप अकेले जापान और उसके आसपास के इलाकों में आते हैं। वेनेजुएला में भूकंप के झटकों के चंद घंटे के बाद जापान में भी जोरदार भूकंप आया। उत्तरी जापान 6.9 तीव्रता के जोरदार भूकंप से दहल उठा। झटके इतने तेज थे कि सैकड़ों किलोमीटर दूर तक राजधानी टोक्यो की इमारतें भी हिल गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। सुरक्षा के मद्देनजर कोस्टल एरिया में कुछ बुलेट ट्रेन सेवाएं रोकनी पड़ गई थी, लेकिन शहरों में ट्रैफिक और जनजीवन सामान्य रहा। जापान में आपको भूकंप के बाद आई सुनामी के नुकसान और मौत की खबरें
जरूर आपको बता देता हूं कि क्या हुआ वहां पर। सुनामी, वहां पर जो खबरें आई उससे क्या सामने आया, क्या निकल कर आया। भूकंप की वजह से बिल्डिंग गिरने से मौत की खबर आई, और खबर अमूमन ये सुनने को मिलती रहती है कि इस इलाके में भूकंप बहुत ज्यादा आता है। वजह क्या है, आखिर क्यों जापान में भूकंप के झटके ज्यादा महसूस किए जाते हैं? दरअसल जापान में इमारतों की नींव सीधे जमीन से नहीं जुड़ी होती है। इसके बीच में खास तरह के मोटे रबर या फिर स्प्रिंग यानी कि शॉक ऑब्जर्वर लगाए जाते हैं। जब भूकंप से जमीन हिलती है तो ये स्प्रिंग झटके को सह लेते हैं और ऊपर की इमारत शांत रहती है। जापान में इमारतों को एकदम सख्त नहीं बल्कि थोड़ा सा लचीला बनाया जाता है। इमारत के ढांचे यानी कि पिलर और दीवारों में ऐसे उपकरण लगाए जाते हैं जो झटकों की ताकत को सोख लेते हैं। इससे बिल्डिंग गिरती नहीं है बल्कि पेड़ की डाल की तरह थोड़ा हिल कर, आप देखेंगे कई बार कि ऐसे झुक कर वापस अपनी जगह पर ये आ जाती है। तो तीसरी और सबसे बड़ी बात यह है कि जापान में घर या फिर बिल्डिंग बनाने के नियम बहुत कड़े भी हैं। 1981 के बाद से वहां कोई भी इमारत बिना भूकंप रोधी तकनीक के नहीं बनाई जा सकती है। दुनिया भर में भूकंप के झटकों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। एक तरफ वेनेजुएला, जापान, अमेरिका में धरती हिली तो दूसरी ओर हिमालयन रेंज में भी लगातार झटके महसूस किए जाते रहे। पिछले 2 दिनों में अरुणाचल प्रदेश में 3.9, मेघालय में 3.5, सिक्किम में 2.8, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 3.5, असम में 3.7, नेपाल में 4.1, पाकिस्तान में 4.7 और अफगानिस्तान में 4.8 तीव्रता के भूकंप आए। हालांकि किसी भी इलाके से कोई बड़े नुकसान की खबर नहीं आई, लेकिन ये झटके एक बहुत बड़े खतरे का अलर्ट है। पूरा हिमालयी बेल्ट जो है वो इस वक्त बेहद अस्थिर है और इसी फॉल्ट लाइन से सटा है दिल्ली एनसीआर, जो भूकंप के लिहाज से बेहद संवेदनशील माना जाता है। सिस्मिक जोन 4 में यह आता है, यानी कि दिल्ली एनसीआर में किसी भी वक्त 6.9 तीव्रता तक का भूकंप आने की आशंका हमेशा बनी रहती है। यह तीव्रता करीब करीब उतनी ही है जितना कि वेनेजुएला और जापान में आया। भगवान न करे कि कभी ऐसा हो, कभी ऐसा दिन हमको आपको देखना पड़े। लेकिन अगर इतनी ताकत का जलजला दिल्ली एनसीआर में आया तो यहां के मौजूदा कंस्ट्रक्शन, बेतरतीब इमारतों और घनी आबादी के लिहाज से कितनी भयावह तबाही वो मचा सकता है, यहां पर आप सोचिए जरा। और इसी खौफनाक तस्वीर को समझा रहे हैं दिल्ली स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के डीन अभिनव दास गुप्ता जी। सुनिए। हम तो शायद अभी जोन 4 में हैं अर्थक्वेक की, which is this, I think if not the highest, the second highest, and उसके मुताबिक थोड़ा ट्रेमर से ही यहाँ पे काफ़ी नुकसान हो सकता है। ये एक बड़ी चिंता की बात है। और जिस हिसाब से ये जैसे ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जल्दबाजी में हो रहा है और स्ट्रक्चरल सिस्टम्स को सारे कुछ देखते हुए चीज़ नहीं हो रहा है, उसके लिए मेरे ख्याल से तो ट्रेमर में प्रॉब्लम हो ही सकता है। अब एक बार फिर से बात वेनेजुएला में आई तबाही की। वेनेजुएला में भूकंप के डबल शॉक के बीच एक हैरान करने वाली बात सामने आई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई यूजर्स ने दावा किया कि धरती हिलने से कुछ पल पहले ही उनके स्मार्टफोन ने उन्हें खतरे का अलर्ट दे दिया था। एक यूजर ने गूगल नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट शेयर किया है जिसमें साफ तौर पर 6.2 तीव्रता के भूकंप की चेतावनी दी गई थी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस भूकंप की सटीक भविष्यवाणी आज तक बड़े बड़े वैज्ञानिक नहीं कर पाए, उसका पता गूगल को पहले कैसे चल गया। गूगल के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि उसने आपके फोन में मौजूद एक छोटे से सेंसर को अपनी ताकत बना लिया है। दरअसल हर मॉडर्न स्मार्टफोन में एक एक्सेलेरोमीटर लगा हुआ होता है। आमतौर पर यही वो सेंसर है जो आपके फोन को रोटेट करने पर स्क्रीन को अपने आप घुमा देता है, लेकिन गूगल ने इसका एक और बेहतरीन इस्तेमाल ढूंढ लिया है। यह सेंसर बहुत ही बारीक वाइब्रेशन को पकड़ सकता है। जब आपका स्मार्टफोन ऐसे वाइब्रेशंस महसूस करता है तो भूकंप के झटके के बारे में वो अलर्ट दे सकता है। वो तुरंत इंटरनेट के जरिए गूगल के एंड्रॉयड अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम को एक सिग्नल भेज देता है और साथ ही अपनी लोकेशन भी बता देता है। गूगल के सर्वर अलग अलग फोन से मिली इस जानकारी को एक साथ मिला लेते हैं। अगर किसी खास इलाके के हजारों लाखों फोन एक ही समय पर एक जैसा वाइब्रेशन दर्ज कर रहे हैं तो गूगल का एआई समझ जाता है कि वहां भूकंप आ रहा है। दुनिया भर में 2 अरब से ज्यादा एंड्रॉयड फोन इस नेटवर्क का हिस्सा है, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड और सिस्मोग्राफ बनाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर भूकंप आ ही गया तो फोन अलर्ट देने में कैसे कामयाब हुआ। अलर्ट तो भूकंप से पहले आना चाहिए था। इसका जवाब छिपा है भूकंप की लहरों और इंटरनेट की स्पीड में।
साइंस के हिसाब से भूकंप कोई एक झटका नहीं होता है, बल्कि ये लहरों यानी कि वेव्स के रूप में आता है। भूकंप में सबसे पहले आती है प्राइमरी वेव्स यानी कि प्राइमरी वेव्स। ये लहरें बहुत तेज होती हैं और लगभग 6 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती हैं। हालांकि ये वेव्स कमजोर होती हैं और ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन आपका फोन इन्हीं प्री वेव्स जो हैं उसके झटके को सबसे पहले महसूस करता है। इसके बाद आती है सेकेंडरी वेव्स यानी कि एस वेव्स। ये लहरें थोड़ी धीमी यानी कि 3 से 4 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती हैं, लेकिन असली तबाही और नुकसान इन्हीं एस वेव्स की वजह से होती है। जैसे ही आपका फोन पी वेव को महसूस करता है, वो पलक झपकते ही गूगल सर्वर को अलर्ट भेज देता है। क्योंकि आपके फोन का जो सिग्नल है इंटरनेट के जरिए लाइट की स्पीड से सफर करता है, इसीलिए एस वेव के पहुंचने से पहले ही सर्वर तक के पहुंच जाता है और गूगल बाकी यूजर्स को तबाही वाली लहरें पहुंचने से चंद सेकंड पहले ही चेतावनी भेज देता है। यह चंद सेकंड की चेतावनी किसी की भी जान बचाने के लिए काफी है। आप टेबल के नीचे छिप सकते हैं, आप घर के बाहर भाग सकते हैं। आपके लिए अच्छी खबर यह भी है कि शानदार लाइफ सेविंग फीचर अपने देश में भी मौजूद है। भारत में एंड्रॉयड भूकंप अलर्ट सिस्टम साल 2023 से ही काम कर रहा है। ये एंड्रॉयड 5 और उसके बाद के जो सभी वर्जन हैं उस फोन में उपलब्ध भी है। भूकंप की तीव्रता आधार पर गूगल 2 तरह के अलर्ट भेजता है, बी अवेयर अलर्ट और ये हल्के झटकों की जानकारी देने वाला अलर्ट होता है। टेक एक्शन अलर्ट ये मध्य से तेज झटकों के लिए होता है, जहां आपको अपनी सुरक्षा के लिए तुरंत कदम उठाने होते हैं। तो ये देखिए कि तकनीक ने आज वो सब कुछ हासिल कर लिया है जिसकी कल्पना कभी कोई करता नहीं था। और अब बारी है पब्लिक व्यूज की। भूपेश मिश्रा हैं। भारत में घटना होने के बाद ही सिस्टम एक्टिव होता है। वेनेजुएला की तबाही देखते हुए केंद्र के स्तर पर पूरे देश के लिए समान नीति के तहत ऑडिट और भविष्य कार्य होना चाहिए। गाजियाबाद में अब देखिए कि इसी तरीके से जो अलग अलग हमारे व्यूअर हैं वो सब अपनी राय हमें पहुंचाना चाहते हैं, हमें बताते रहते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है और हम उनको दिखाते भी रहते हैं। कल आपका भी नंबर आएगा, इसलिए आप चक्रव्यूह रोज देखिए। तो आज चक्रव्यूह में इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।